प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। आज हम वापस से एलएलबी थर्ड ईयर ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के पेपर में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम पीछे की जो क्लासेस थी उसमें मीनिंग ऑफ प्लीडिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा रूल्स ऑफ प्लीडिंग। अभिवचन के क्या नियम हैं उनकी चर्चा आज से हम शुरू करेंगे और ये आपके सिलेबस में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है और जिन पॉइंट्सों की हम बात करेंगे उन्हें एक एक पॉइंट के रूप में भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो मैं क्लास लेते वक्त आपको बता देता हूँ कि अपना जो टॉपिक तैयार हो रहा है उसके पूछने का तरीका भी पेपर में किस प्रकार से है वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। रूल्स ऑफ प्लीडिंग की हम बात करें तो हम इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि अभिवचन के जो नियम हैं, अभिवचन के नियमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अभिवचन के मूलभूत नियम और अभिवचन के सामान्य नियम। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग एंड जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। अभिवचन के नियम, अभिवचन के नियमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। आपको पेपर में दोनों क्वेश्चन एक साथ भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। आज की इस क्लास में हम अभिवचन के मूलभूत नियम, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग की चर्चा शुरू करेंगे। और ये जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग हमारे सामने निकल के आ रहा है जब हम सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 से ये उत्पन्न होते हैं। यानी कि सीपीसी का जो ऑर्डर 6 और रूल 2 है उसकी जब हम व्याख्या करते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं तो उनका विश्लेषण करने से ये प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स निकल कर आते हैं। पिछली क्लास हमने देखा था कि ऑर्डर 6 रूल 1 प्लीडिंग को बताता है और ऑर्डर 6 रूल 2 प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स की चर्चा कर रहा है। कुल मिलाकर 4 फंडामेंटल रूल्स बताए गए हैं। रूल नंबर 1, तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए न कि विधि का। यानी कि जब आप अभिवचनों का निर्माण कर रहे हैं तो अभिवचन के मूलभूत नियम क्या है, अर्थात अभिवचन का निर्माण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम मुख्य 4 बातें, 4 फंडामेंटल रूल्स जो है उसकी चर्चा शुरू करेंगे। पहला नियम कहता है कि तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए न कि विधि का। आज की क्लास में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि यानी कि आप अभिवचन जब कर रहे हैं, दोनों पक्षकार वो क्या करेंगे, फैक्ट्स का ही उल्लेख करेंगे अपने प्लीडिंग में। उसमें प्रयोग की जाने वाली विधि का उल्लेख नहीं होगा। फैक्ट्स नॉट लॉ। आप केवल और केवल तथ्यों का उल्लेख करेंगे न कि विधि का। रूल नंबर 2, केवल सारभूत तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। पहला रूल हम क्या देख रहे हैं, तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए न कि विधि का। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि केवल सारभूत यानी कि मटेरियल फैक्ट्स, मुख्य जो फैक्ट्स हैं उन्हीं का उल्लेख किया जाएगा, अन्यों का नहीं। रूल नंबर 3, तथ्यों का उल्लेख होगा न कि साक्ष्य का। फैक्ट्स नॉट एविडेंस। और चौथा रूल है तथ्यों का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट और निश्चित उल्लेख किया जाना चाहिए। तो 4 फंडामेंटल रूल्स हमारे सामने निकल कर आए हैं प्लीडिंग के। तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए न कि विधि का। केवल सारभूत तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरा, तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए न कि साक्ष्य का। फैक्ट्स नॉट एविडेंट। और लास्ट, तथ्यों का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट और निश्चित उल्लेख किया जाना चाहिए। अब हम सबसे पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं, तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए न कि विधि का। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ। यानी कि जो अभिवचन किया जा रहा है उसमें केवल और केवल तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, विधि का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये पहला रूल कहता है। विधि का उल्लेख क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधि की व्याख्या करने का काम न्यायालय का है। इसलिए हम अभिवचन में केवल तथ्य यानी कि आपके साथ में जो घटना घटित हुई है वो फैक्ट्स, हमने आप पहले भी चर्चा की थी। हम अभिवचन जब करते हैं तो 2 भागों हो गए। पहले मैं अपनी निजी जानकारी पर इन तथ्यों का प्रकटीकरण करता हूँ और फिर हम लास्ट में क्या लिख रहे हैं, इनको मैं कानूनी जानकारी के आधार पर सत्य होना स्वीकार करता हूँ। तो प्लीडिंग में आपके फैक्ट्स जो आप बताओगे, जो भी आपके साथ में
घटना हुई है उसके आप तथ्यात्मक रूप से बताएंगे, और उन तथ्यों के आधार पर आपको वकील साहब बताएंगे कि ये कानूनी पहलू है। यानी कि कानूनी पहलू हम क्या करें, क्या उस किस कोर्ट को क्षेत्राधिकार है, क्या कोर्ट फीस लगेगी, ठीक है ना, मामला लिमिटेशन में है या नहीं है, ये सब बातें क्या होती है, कानूनी बिंदु होती है। तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल तथ्यों का उल्लेख करेंगे। इस संदर्भ में श्रीमती ओम प्रभा जैन वर्सेस अविनाश चंद्र का मामला इम्पोर्टेंट है, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमती ओम प्रभा कैथल से विधानसभा की उम्मीदवार थी, विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार थी श्रीमती ओम प्रभा कैथल से, और अविनाश चंद्र उनके विरोधी उम्मीदवार थे। चुनाव के बाद अविनाश चंद्र ओम प्रभा से 2000 मतों से हार गए। अविनाश चंद्र जी क्या हो गए, ओम प्रभा से 2000 मतों से हार गए। तब उन्होंने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत एक चुनाव याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की। यानी कि ओम प्रभा और अविनाश चंद्र दो उम्मीदवार हो गए, अविनाश चंद्र हार गए, उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की और कहा कि श्रीमती प्रभा ने अनुचित तरीकों को काम में लिया और एक धर्मशाला का निर्माण करने का वादा किया जो गलत है, और इस आधार पर इनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इस पर श्रीमती ओम प्रभा सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को उलट दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में केवल तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। आप क्या करते, सिर्फ फैक्ट्स बताते। यहाँ जो आपने कानून की बात साथ में की है उसका उल्लेख यहाँ पर किया नहीं जाना चाहिए। ये बात श्रीमती ओम प्रभा जैन वर्सेस अविनाश चंद्र के मामले में हुई। इसी प्रकार जब कोई मानहानि का मामला आता है तो मानहानि के मामले में मानहानि के कथन को एवं जिन व्यक्तियों के समक्ष वो कथन किया गया है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए, साथ ही समय और स्थान का वर्णन किया जाना चाहिए, क्योंकि मानहानि के मामले में ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो कुछ एग्जाम्पल बता रहा है कि मानहानि का अगर मामला है तो आप क्या करोगे, मानहानि रूप में जो कथन किया गया है उस कथन का, वह कथन जिन व्यक्तियों के समक्ष किया गया है उनका उल्लेख किया जाना चाहिए, और वह समय और स्थान, यानी कि वे व्यक्ति जिनके समक्ष किया गया वह समय और वह स्थान, उनका उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तथ्य मानहानि के मामले में महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तराधिकार का मामला है तो यहाँ पर वादी के द्वारा उल्लेख ये किया जाना चाहिए कि वह उसका मृतक के साथ में किस प्रकार का संबंध है, न कि ये बताना चाहिए कि वह उसका विधिक उत्तराधिकारी है। यानी कि आपको लॉ नहीं बताना है, उसको क्या बताना है कि मेरा मृतक के साथ में किस प्रकार का संबंध है। उस आधार पर कोर्ट अपने आप विधि का निर्धारण कर लेगा कि किस विधि के तहत आप उत्तराधिकारी होने के आधार पर इसकी प्रॉपर्टी प्राप्त करने के हकदार है। ठीक उसी प्रकार से नेग्लिजेंसी या असावधानी का जब मामला होता है तो उस अभिवचन में केवल ये कहना कि प्रतिवादी असावधानी का दोषी है पर्याप्त नहीं होगा। आपको ये बताना होगा कि प्रतिवादी असावधानी का दोषी था, साथ ही साथ उसका वादी के प्रति क्या था, सावधानी बरतने का कर्तव्य था, जिसमें वह असावधान रहा, जिसके चलते ये घटना घटित हुई। अर्थात अभिवचन में केवल साक्ष्यों का वर्णन नहीं किया जाएगा, इसमें जो साबित किए जाने वाले अभिवचन हैं उनमें केवल और केवल तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, एविडेंस का उल्लेख नहीं किया जाएगा, लॉ का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो सार रूप में पहला नियम हमारा क्या कहता है, मूलभूत नियम, कि अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, विधि का भी नहीं किया जाएगा, और तीसरा जो रूल है साक्ष्य, उसका भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब हम इस पहले फंडामेंटल रूल के एक्सेप्शंस, अपवाद क्या है, यानी कि हमारा जो पहला नियम है कि अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, विधि का नहीं, इसके अपवाद, अर्थात हम कहाँ विधि का उल्लेख कर सकते हैं। तो 3 बिंदु मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला अपवाद विदेशी विधि तथा रूढ़ियाँ, फॉरेन लॉ एंड कस्टम्स। दूसरा विधिक आपत्तियाँ, लीगल ऑब्जेक्शंस, और तीसरा विधि के अनुमान। ये 3 मुख्य रूप से पहले नियम के अपवाद बताए गए हैं। विदेशी विधि तथा रूढ़ियाँ,
विधिक आपत्तियां और विधि के अनुमान। तो पहला जो हमारा नियम है कि अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि संबंधित विधि का, उसके ये 3 अपवाद हो गए। पहला, विदेशी विधि अथवा रूढ़ियां। जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला आता है तो न्यायालय विदेशी विधि की न्यायिक सूचना लेने के लिए बाध्य नहीं है। थर्ड ईयर में आप जब एविडेंस पढ़ोगे तो कुछ एक ऐसी चीजें होगी जिसे न्यायालय खुद अवेक्षा करता है, यानी कि न्यायालय अपने आप उनको नोटिस में ले आता है। जो फंडामेंटल्स हैं, जो यूनिवर्सल चीज़ हैं, उनको वो अपने आप क्या है मानेगा, आपको उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फॉरेन लॉ है, उस फॉरेन लॉ को बताया गया है कि फॉरेन लॉ की सूचना लेने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, अर्थात न्यायालय उनकी न्यायिक अवेक्षा नहीं करेगा। अतः विदेशी विधि को अभिवचन में एक तथ्य की भांति उल्लेख किया जाना चाहिए। आप क्या करेंगे, फॉरेन लॉ की अगर बात है, आपकी प्लीडिंग में किसी फॉरेन लॉ का आप हवाला देना चाहते हैं तो वहां पर उस विधि का आपके द्वारा उल्लेख किया जा सकता है। हम फंडामेंटल रूल क्या देख रहे हैं कि आप तथ्यों का उल्लेख करेंगे, विधि का नहीं। लेकिन अपवाद हमें क्या बता रहा है कि अगर फॉरेन लॉ की बात है तो उसे एक फैक्ट के रूप में आप वहां पर बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ प्रथाएं, चाहे वो व्यापारिक रूढ़ियां हैं या स्थानीय रूढ़ियों का भी अभिकथन किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी रूढ़ियों का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिन्हें न्यायालय बार बार प्रयोग के कारण एक विधि के रूप में स्थापित मान चुका है। उनकी न्यायालय खुद अपेक्षा करेगा, उनको आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला अपवाद आ गया विदेशी विधि और रूढ़ी। दूसरा अपवाद कहता है कि अभिवचन का जो पहला फंडामेंटल रूल है कि विधिक आपत्तियां या दलीलों को अभिवचन में उल्लेख से मना नहीं करता, यानी कि आपका अगर कोई लीगल ऑब्जेक्शन है तो उसका आप वहां पर प्लीडिंग में उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी आपत्तियों का उल्लेख किया जाना जो किसी वाद की विधिक प्रासंगिकता, जो उसकी लीगल एंटिटी है, उस पर अगर प्रभाव डालता है तो आपके द्वारा उसका उल्लेख किया जा सकता है। जैसे परिसीमा, लिमिटेशन। आप क्या कर सकते हैं कि साहब यहाँ पर ये नहीं आएगा कि आपने लॉ का उल्लेख कर दिया। आप क्या कर रहे हो कि साहब उपरोक्त वाद जो है वह लिमिटेशन, मर्यादा से बाहर हो चुका है। प्राण न्याय का सिद्धांत, रेस जुडिकेटा, यानी कि ये पूर्व में ही निर्धारित हो चुका है। विबंधन, एस्टोपल का सिद्धांत, जुरिस्डिक्शन, अर्थात जिस मामले को आप कोर्ट में लेकर आए उसको सुनने की अधिकारिता ही नहीं है। इस प्रकार की लॉ की बात आपके द्वारा की जा सकती है, यानी कि विधिक आपत्तियां आपके द्वारा उठाई जा सकती है। और तीसरी चीज, विधि के अनुमान। कभी कभी क्या होता है, अभिवचन को स्पष्ट और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उनमें विधि के अनुमानों का भी उल्लेख करने की अनुमति दे दी जाती है के साथ ऐसी विधि रही होगी, अनुमान हम कर रहे हैं। लेकिन एक शर्त लगा दी है कि आप केवल विधि के अनुमानों का उल्लेख नहीं कर सकते, आप तथ्यों के साथ उल्लेख करते हुए विधि के अनुमानों का अतिरिक्त रूप में कथन कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें कि केवल और केवल आप विधि के अनुमानों का उल्लेख करें तो उसकी अनुमति नहीं है। तथ्यों के साथ विधि के अनुमानों को अतिरिक्त कथन के रूप में आप क्या कर सकते हैं, प्लीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने पहले फंडामेंटल रूल अभिवचन के जो हैं उनमें तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि विधि का, नियम और उस नियम के साथ अपवादों की चर्चा की। अगली क्लास में हम इसका दूसरा रूल देखेंगे। धन्यवाद।